नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चुनाव में हार और जीत का फैसला वोटों की गिनती से तय होना चाहिए, लाशों की गिनती से नहीं। ये बात कही है शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस ने। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव का नॉमिनेशन का शुक्रवार को आखिरी दिन था। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जो हैं पश्चिम बंगाल की, वो कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन में जितनी शांति हो सकती थी उतनी शांति है। अब आप देखिए मुख्यमंत्री का जवाब, और इस जवाब की पृष्ठभूमि देखिए। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई, उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसकी जो रिपोर्ट है उस पर उसका कहना है कि पॉलिटिको ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस था। किसी भी राज्य सरकार को इतने पर शायद बर्खास्त हो जाना चाहिए, या कम से कम कुछ और तो होना ही चाहिए था। कोई संविधान के तहत और भी कोई जो भी उपाय हो उसका उपयोग होना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पंचायत चुनाव 8 जुलाई को होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में। विपक्ष के लोगों को नॉमिनेशन नहीं भरने दिया जा रहा है। जिन लोगों ने नॉमिनेशन भर दिया है, सफल हो गए हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है नाम वापस लेने का। और आप देखिए कि इस राज्य में अराजकता लोगों के द्वारा नहीं है, ये सरकार द्वारा पैदा की हुई अराजकता है, सत्तारूढ़ दल द्वारा पैदा की हुई अराजकता है। इसका अंदाज़ा लगाइए कि हाई कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है कि अपने आदेश को लागू कैसे कराएं। राज्य सरकार हाई कोर्ट का आदेश मानने को तैयार नहीं है। मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया राज्य चुनाव आयोग को कि जो 7 जिले राज्य के सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, उनमें सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया जाए। किसी भी राज्य में इसके बाद राज्य चुनाव आयोग का दायित्व है कि तुरंत रिक्विजिशन करे, सेंटर को लिखे कि हमको इतनी फोर्स चाहिए, इन जगहों पर तैनात करनी है, भेजिए। राज्य चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ नहीं किया। और बता दें कि राज्य चुनाव आयोग उस तरह से जो है केंद्रीय चुनाव आयोग के अधीन नहीं होता है, वो राज्य सरकार के अधीन होता है। इसलिए उसको ऐसा करने की हिम्मत मिली कि सरकार उसके पीछे खड़ी है। राज्य चुनाव आयोग ने ये काम करने की बजाय वो बृहस्पतिवार को पहुंचे हाई कोर्ट फिर से, और कहा कि आपने जो ये 7 संवेदनशील जिलों में सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करने का आदेश दिया है, इस पर पुनर्विचार करें। आप अंदाज़ा लगाइए कि हाई कोर्ट की मनोदशा क्या होगी। और ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच के सामने हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर राज्य चुनाव आयोग चाहता है कि हमारे फैसले को ऊपर की अदालत में चुनौती दे तो वो दे सकता है, लेकिन हमारे आदेश का पालन न करने की अगर कोशिश होगी, उसके लिए बहानेबाजी होगी, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये इससे बड़ी धमकी, इससे बड़ी चेतावनी किसी भी राज्य सरकार के लिए और क्या हो सकती है। और ये चेतावनी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे रही है, ये चेतावनी कलकत्ता हाई कोर्ट दे रहा है, और साफ साफ कहा कि आप हमारे आदेश का पालन करने की बजाय उसका पालन कैसे न किया जाए इसका प्रयास कर रहे हैं, और उसको लगातार उसमें देरी करने का, उसको डिले करने का प्रयास कर रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि अब पूरे प्रदेश में सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होंगी। राज्य सरकार का नया तर्क आया। राज्य सरकार ने कहा कि सेंट्रल फोर्सेस की क्या ज़रूरत है, हम दूसरे राज्यों से जो है वो पुलिस मंगवा रहे हैं। कहाँ से? पंजाब से, झारखंड से, उड़ीसा से, तमिलनाडु से। ये इन राज्यों से फोर्स मंगा रहे हैं, जितनी फोर्स की ज़रूरत होगी हम उतनी फोर्स डिप्लॉय करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि सेंट्रल फोर्सेस से समस्या क्या है, और ऐसी राज्य सरकारों से पुलिस की सहायता क्यों मांगी जा रही है जो केंद्र सरकार और भाजपा विरोधी हैं। तो क्या फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट में भी पार्टी के आधार पर फैसला होगा? हाई कोर्ट को जाहिर है कि ये बात पसंद नहीं आई। हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को कहा कि आप तुरंत सेंट्रल फोर्सेस रिक्विजिशन कीजिए, और हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थिति मत पैदा कीजिए जिससे हाई कोर्ट का आदेश लागू न हो पाए। और फिर सवाल किया राज्य के लॉ ऑफिसर से कि यदि
इस मामले में आपके खिलाफ कंटेम्प्ट का केस आ जाए तो, या हम खुद सुओ मोटो कंटेम्प्ट का संज्ञान ले लें तब, यानी कि हमारा आदेश लागू नहीं होगा तो मानहानि का मुकदमा भी चल सकता है राज्य सरकार या राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ। फिर हाईकोर्ट ने कहा कि हमको ये इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर मत कीजिए कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राज्य चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में सक्षम नहीं है। अब इससे बड़ा इंडिक्टमेंट किसी राज्य सरकार के खिलाफ क्या हो सकता है? लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं जितनी शांति होनी चाहिए उतनी शांति है, और उनका बीजेपी में तो सब चोर और गुंडे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल के ही किसी इलाके में गुजर रहे थे, उनका काफिला जा रहा था, सड़क के किनारे लोग खड़े थे, उनमें से किसी ने आवाज़ लगाई चोर चोर। काफिला रुक गया, उतरकर पूरे पुलिस फोर्स के साथ अपनी सिक्योरिटी के साथ अंदर गली तक गए पता लगाने के लिए। किसने बोला? ये याद दिलाता है आपको कुछ? इसी तरह का दृश्य देखने को मिलता था विधानसभा चुनाव से पहले, जब सड़क के किनारे खड़े लोगों में से कोई जय श्री राम का नारा लगा देते। ममता बनर्जी इसी तरह से अपनी गाड़ी से उतरकर जो है बोलती थी किसने नारा लगाया, सामने आओ खाल खिंचवा देंगे। ये है आपके लिए पश्चिम बंगाल, ये है आपके लिए विपक्षी एकता में शामिल एक प्रमुख दल का हाल। जो लोग भाजपा को इसलिए हटाना चाहते हैं कि देश में जनतंत्र खत्म हो गया है, तो क्या देश में पश्चिम बंगाल जैसा जनतंत्र लाना चाहते हैं? क्या देश के सभी राज्यों में चुनाव इसी तरह से होने चाहिए और चुनाव के बाद ऐसी ही हिंसा होनी चाहिए? क्या इसका समर्थन करते हैं? जो भी ये 15, 16, 18 पार्टियां मिलने जा रही हैं उनमें से किसी का बयान नहीं आया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को भी चेतावनी दी है, कहा कि अगर आप हमारा समर्थन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ चाहते हैं तो हम समर्थन आपका करेंगे, लेकिन आप बंगाल में सीपीएम के साथ आएंगे तो बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती से कुछ होगा नहीं। उन्होंने कहा 2003 में भी पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हुई थी। उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार थी। उन्होंने कहा उसके बावजूद 70 लोगों की हत्या हुई है। तो बंगाल में ये कौन सा लोकतंत्र है, कौन सा जनतंत्र है, कौन सा निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव है जिसमें चुनाव से पहले हिंसा होती है, चुनाव के दौरान हिंसा होती है और नतीजे निकलने के बाद भी हिंसा होती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। हालांकि 2021 की चुनाव के बाद की हिंसा पर की जांच चल रही है, सीबीआई की भी जांच चल रही है, हाई कोर्ट कई मामलों को मॉनिटर भी कर रहा है, कई मामलों में चार्जशीट फाइल हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि ये हिंसा और ये हिंसा की प्रवृत्ति, ये राजनीतिक हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये पश्चिम बंगाल का न्यू नॉर्मल बन चुका है। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ अनहोनी बात नहीं है। ममता बनर्जी जिस तरह से बोल रही हैं, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को इस हालत में बहुत चिंतित होना चाहिए, परेशान होना चाहिए, भले ही वो अंदर से ना हो, कम से कम दिखना तो चाहिए। ममता बनर्जी तो दिख भी नहीं रही हैं। उनके हिसाब से जो कुछ हो रहा है बहुत कम हो रहा है, इससे ज़्यादा हो सकता है। अब ऐसे माहौल में अगर कोई चुनाव होगा तो उसके नतीजे पर कितना भरोसा किया जा सकता है। लेकिन उससे बड़ी बात है कि इस तरह की राजनीति का समर्थन करने वाले लोगों के बारे में क्या कहा जाए, जो इस तरह की राजनीति पर चुप्पी साधे रहते हैं, जिनको पश्चिम बंगाल में जनतंत्र खतरे में नहीं नजर आता लेकिन देश में जनतंत्र खतरे में नजर आता है, बल्कि खतरे में नहीं, खत्म हो चुका है। तो पश्चिम बंगाल में जनतंत्र के नए मॉडल का प्रादुर्भाव हो रहा है। शायद राहुल गांधी यही चाहते हैं कि देश के बाकी राज्यों में भी इसी तरह का जनतंत्र हो। आप देखिए कि ये सब डेमोक्रेसी की बात करने वाले, जो संघीय ढांचे की दुहाई देते हैं, उनमें से कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ममता बनर्जी को पता है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, उनको ये भी पता है कि केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी, इसका वो फ़ायदा उठा रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, लेकिन कुछ तो करना चाहिए। कोई संदेश तो ऐसा जाए कि दूसरा कोई राज्य इस तरह की हिम्मत ना करे। कोई संदेश ऐसा जाए कि पश्चिम बंगाल की सरकार को इस बात का डर लगे, इस बात की आशंका हो, इस बात की चिंता हो कि अगर ये जारी रहा, इसको रोका ना गया
तो हमारी सरकार बर्खास्त हो सकती है, सत्ता हाथ से जा सकती है। राजनीतिक दल में जब तक सत्ता हाथ से जाने का डर नहीं होता तब तक वो निरंकुश होती है। इसीलिए हर 5 साल पे चुनाव होते हैं कि ये डर बना रहे कि मतदाता फैसला करेगा कि आपको फिर सत्ता सौंपनी है कि नहीं। इसीलिए संविधान में आर्टिकल 356 की व्यवस्था की गई है कि किसी भी राज्य की सत्ता निरंकुश न हो जाए, वो संविधान को ताक पर न रख दे। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो ये सब कुछ हो रहा है। अगर राज्य के राज्यपाल को ये कहना पड़े कि चुनाव में जीत वोटों की गिनती के आधार पर होनी चाहिए, लाशों की गिनती के आधार पर नहीं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। अगर यही आदर्श स्थिति है कानून व्यवस्था की, तो भगवान बचाएं पश्चिम बंगाल को और भगवान बचाएं इस देश की राजनीति को। अत्याचार करना जितना बड़ा पाप है, उतना ही बड़ा पाप उसको बर्दाश्त करना भी है। सवाल है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा, कहाँ जाकर रुकेगा। ममता बनर्जी अपनी सरकार, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस हिंसा का कोई जवाब देने की बजाय बार बार सीपीएम का उदाहरण देती हैं। यानी जो सीपीएम ने गलत किया वो अपने गलत को उससे जस्टिफाई करती हैं और कोई इसका जवाब देने वाला नहीं है। सीपीएम ने आज तक जवाब नहीं दिया कि उसने हिंसा की राजनीति इतने लंबे समय तक क्यों चलाई। कभी उसने पश्चिम बंगाल के लोगों से माफ़ी नहीं मांगी। ये हमने जो किया वो गलत किया था, हमको उसकी सज़ा मिल गई है, हम अपना रास्ता बदलने को, अपना रवैया बदलने को तैयार हैं। ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है। यानी पश्चिम बंगाल में कोई बदलाव नहीं हुआ। सत्ता भले बदल गई हो, लेकिन सत्ता की जो संस्कृति है वो नहीं बदली है। कभी बदलेगी पता नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।